सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक स्कूल विद प्रीतम। आई एम प्रीतम और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ ब्लॉकचेन। लाइक ब्लॉकचेन जो टर्म है वो कैसे इंट्रोड्यूस हुआ था टेक वर्ल्ड में। ठीक है, तो इसके पीछे जो एक पर्सन थे वो थे एक जापानीज पर्सन जिनका नाम था सतोशी नाकामोटो। तो सतोशी नाकामोटो थे बिटकॉइन के इन्वेंटर। ठीक है, तो वो इन्वेंट किए थे बिटकॉइन। वो डायरेक्टली ब्लॉकचेन वर्ड को कॉइन नहीं किए थे। तो बिटकॉइन का अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी था ब्लॉकचेन। ठीक है, so before going into bitcoin and blockchain stuffs, let's try to understand नाकामोटो के दिमाग में क्यों आया ब्लॉकचेन जैसा या फिर बिटकॉइन जैसा कुछ। तो वो क्या किए, ही ट्राइड टू मॉनिटर द करंट बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, जो हमारा करंट बैंकिंग सिस्टम है उसको मॉनिटर करने की शुरू किए, उसको एनालाइज किए और कुछ पॉइंट्स उनके दिमाग में आया। सो ही स्टार्टेड टू नोटिस फ्यू थिंग्स। तो अभी के बैंकिंग सिस्टम में क्या होता है, अगर ए बी को कुछ मनी ट्रांसफर करना चाहता है, लेट्स से ए बी सी का तीनों का अकाउंट इस बैंक में है। ठीक है, तो अगर ए बी को कुछ मनी ट्रांसफर करना चाहता है तो आइदर वो तो विड्रॉ करेगा, ठीक है, बैंक से, फिर इसको जाके इसको ट्रांसफर करेगा बाय कैश, और लेट्स से ए के पास मोबाइल ऐप है, इसके पास मोबाइल ऐप है, तो ऐप के थ्रू भी ट्रांजेक्शन कर सकता है। इन जितने भी ट्रांजेक्शन टाइप्स इधर मैं मेंशन किया तो सब में इन्वॉल्वमेंट रहता है इस सेंट्रल पॉइंट का, जो कि है बैंक। तो एक सेंट्रल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहता है हमेशा और सेंट्रल पॉइंट ऑफ अथॉरिटी रहता है। तो द फर्स्ट थिंग वो नोटिस किए कि सेंट्रल पॉइंट ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, दैट मीन्स विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ बैंक तो ए बी को ट्रांजेक्शन कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, तो एक सेंट्रल पॉइंट का होना जरूरी है। ठीक है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं एक मीडिएटर। करेक्ट। सो द सेकेंड पॉइंट जो वो नोटिस किए कि जितना भी पूरा ट्रस्ट है, ठीक है, कंप्लीट ट्रस्ट इज ऑन ऑन द बैंक ओनली, राइट। सारा पैसा बैंक के पास है, तो जितना भी ट्रांजेक्शन हो रहा है सब बैंक के थ्रू ही हो रहा है। तो 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी उस बैंक का ही रहता है। ठीक है, तो थर्ड रीजन वो नोटिस किए कि सिक्योरिटी का कुछ इश्यूज। सिक्योरिटी का इश्यूज एज इन लेट्स से बैंक के साथ कुछ फ्रॉड होता है, ठीक है, या फिर बैंक का सर्वर्स जो होते हैं, ठीक है, जिसमें अकाउंट्स एंड ट्रांजेक्शन रिलेटेड डेटा स्टोर होता है वो हैक होता है, या फिर बैंक खुद ही फ्रॉड निकलता है। ठीक है, समटाइम्स दैट आल्सो हैपेंस, राइट। सो अगर इन सब केसेस में क्लाइंट्स एबीसी हैज नथिंग टू डू विद दैट, राइट, दे आर टोटली बाउंड। तो उस केस में बैंक विल बी रेस्पॉन्सिबल, बट देर इज ऑलवेज ए कंसर्न ऑफ सिक्योरिटी ऑल्सो। ओके, क्योंकि पूरा कंट्रोल एक सिंगल पॉइंट पे रहता है, दैट इज द बैंक। सो इट इज वेरी इजी टू मैनिपुलेट और प्ले विद द सिस्टम। ओके, सो नाकामोटो क्या सोचे कि व्हाई नॉट टू रिमूव दिस सेंट्रल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ओनली। ओके, लेट्स रिमूव दिस। तो इसको बाहर निकाल लेते हैं इधर। ठीक है, और जो एबीसी तीनों है आपस में क्यों नहीं ट्रांजेक्शन कर सकते खुद में। ठीक है, व्हाट नाकामोटो थॉट इज why can't A directly send money to B और B to C, okay, like this। और ऐसे ट्रांजेक्शन के सिस्टम में कैसे ये तीनों पॉइंट को हैंडल किया जाता है, तो वो नाकामोटो ने एक्सप्लेन किया कैसे कि एक तो फर्स्ट हम रिमूव कर दिए सेंट्रल पॉइंट ऑफ अथॉरिटी, राइट। तो सेंट्रल पॉइंट जो था इसको हम वो सिस्टम से ही हटा दे। तो दूसरा है वो ट्रस्ट कैसे इंक्रीज होता है। नाउ व्हाट नाकामोटो थॉट, जो जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे, ठीक है, आपस में, राइट नाउ देयर एबीसी, देयर माइट बी एन नंबर ऑफ क्लाइंट्स, राइट, एन नंबर ऑफ पर्सन भी हो सकते हैं। तो उनके बीच में जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे सबको उस ट्रांजेक्शन का पूरा हिस्ट्री हर एक के पास होगा। फॉर एग्जाम्पल, ओके, जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, वेदर ए सेंड्स मनी टू बी, बी सी को सेंड कर रहा है या फिर ए सी को सेंड कर रहा है, तो सबका डेटा सबके पास रहेगा। ऑब्वियसली कोई भी डायरेक्टली वो डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता है, बट डेटा उसके पास रहेगा, पर वो डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होगा। उसके बारे में हम बाद में जानेंगे तो कैसे ये वो डेटा एक्सेसिबल नहीं होता है। तो अभी के लिए मान लेते हैं कि सबके पास हर एक ट्रांजेक्शन का डेटा रहता है। नाउ लेट्स से देयर इज अनदर पर्सन डी जो सिस्टम में जुड़ना चाहता है और ट्रांजेक्शन करना चाहता है। तो ए फिर बी के साथ ट्रांजेक्शन करेगा, ठीक है, तो इसके पास भी पूरा वो जो रिकॉर्ड्स उसके पास भी स्टोर होकर रहेगा। तो वो क्या सोचे कि जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो पीयर टू पीयर मैनर में हो। पीयर मीन्स ये एक पीयर है, ठीक है, ये एक पेयर है, एवरीवन इज ए पेयर हियर। ओके,
सो वंस ए बी को कुछ मनी सेंड करता है तो उसके जो मान लीजिए कुछ एक नया ट्रांजेक्शन होता है ए और बी के बीच में, तो वो डेटा हर एक नोड के पास चला जाएगा। तो इससे क्या होगा, ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी बढ़ेगा। कैसे? लेट्स से बी कुछ स्कैम करना चाहता है या फिर बी कुछ फ्रॉड करना चाहता है वो ट्रांजेक्शन डेटा के साथ, और जो ट्रांजेक्शन इसका जो अमाउंट है जो क्रेडिट हुआ है ए से बी के अकाउंट में, लेट्स से 100 रुपीज़ क्रेडिट हुआ था, वो उसको चेंज करके 1000 करना चाहता है। पर क्योंकि सेम डेटा वो ट्रांजेक्शन के बारे में जो डेटा है वो ए के पास भी है, डी के पास भी है और सी के पास भी है, तो वो सिस्टम पूरा क्विकली डिटेक्ट कर लेगा कि कौन उस डेटा के साथ मतलब टैंपर करने की कोशिश की है और वो डेटा को हैक करने की कोशिश की है। वो तुरंत ही उसको फिर से करेक्ट कर दिया जाएगा विद द करेक्ट डेटा by all other nodes. Okay, so that's how the trust and security increases when the transaction is done in a peer-to-peer manner. Peer-to-peer system ऐसे काम करता है, जिसके थ्रू फर्स्ट थिंग इज सेंट्रल पॉइंट ऑफ अथॉरिटी रिमूव हुआ, ट्रस्ट इंक्रीज होता है और सिक्योरिटी इंक्रीज होता है, क्योंकि एवरीवन इज ओनर ऑफ द डेटा। ओके, नॉट ओनली अ सिंगल पॉइंट। अर्लियर लाइक इन द सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम, ये जो सेंट्रलाइज सिस्टम में कंट्रोल, ट्रस्ट, पूरा सिक्योरिटी सब इसके ऊपर ही अकाउंटेबल था, बट राइट नाउ everyone has the ownership of the data. This is what the basic picture behind the blockchain. Let's understand the scenario with another example. Okay, एक और एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। So let's say दो पर्सन है ए और बी, वो आपस में एक लैंड या फिर प्रॉपर्टी का ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं। देयर इज ए पीस ऑफ लैंड, ओके, जिसके वो ए सेल करना चाहता है बी को, एंड बी इज द बायर एंड ए इज द सेलर हियर। ओके, तो अभी के प्रोसेस में क्या होता है, तो ऑब्वियसली ये तो डायरेक्टली आपस में तो ये नहीं कर सकते, तो उसके लिए उनको उनको कोई एक गवर्नमेंट अथॉरिटी या फिर गवर्नमेंट ऑफिस के पास जाना पड़ेगा। ए सेल करेगा उस प्रॉपर्टी को बी को, उसके बाद बी को गवर्नमेंट ऑफिस के तरफ से एक टाइटल डीड या फिर प्रूफ ऑफ ओनरशिप, राइट, तो वो एक बी को मिलेगा, जिसका एक कॉपी होगा गवर्नमेंट ऑफिस के पास भी, कि बी नाउ ओन्स द लैंड। ओके, ये जो लैंड है वो बी अभी ऑन करता है। अभी क्या होगा कि मान लीजिए कि समहाउ द बायर बी लूजेस दिस पीस ऑफ पेपर। ओके, तो इस केस में ये बहुत ही डिफिकल्ट होगा टू ट्रेस बैक इस लैंड का एक्चुअल ओनर कौन है। ठीक है, तो पॉसिबल है, ट्रेस बैक करना हो सकता है अगर डिजिटल रिकॉर्ड स्टोर हुआ होगा, पर एज वी डिस्कस्ड अर्लियर ऑल्सो, इफ सर्वर्स गेट हैक्ड और समथिंग लाइक दैट, तो वो ट्रैक बैक करना भी थोड़ा डिफिकल्ट होगा। पर लेट्स एज्यूम दैट ये जो ट्रांजेक्शन पूरा हुआ था वो एक पीयर टू पीयर फैशन में हुआ था, फॉर एग्जाम्पल। ओके, दैट मीन्स जब ए ने बी को वो प्रॉपर्टी बेचा, ठीक है, और ना अभी के लिए रिमूव कर देते हैं ये जो सेंट्रल पॉइंट ऑफ अथॉरिटी, क्योंकि अभी हमको इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अभी जो ए ने बी को ट्रांजेक्शन किया था, उस ट्रांजेक्शन के बारे में डेटा, ये लेट्स से दिस इज सी एंड दिस इज डी, तो उस ट्रांजेक्शन का डेटा लेट्स से इसके पास भी है और इसके पास भी है। तो राइट नाउ इफ द डेटा इन दिस ट्रांजेक्शन ब्लॉक, राइट, तो ये जो डेटा इस ट्रांजेक्शन के बारे में यहाँ पे स्टोर हुआ है कि ए ने बी को प्रॉपर्टी बेचा है, तो ये जो डेटा इधर है, इफ समहाउ इट गेट्स टेम्पर्ड ऑल्सो, so now the other nodes or other peers, right, C or D, are there to detect that fault in the data that is stored with B, and they will quickly वो data को correct या फिर rectify कर लेंगे with the correct data. Okay, so this is how the blockchain system or the peer-to-peer system is so popular nowadays, and it is the core underlying concept of the blockchain. Okay, so this was about this video. तो अगले वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं कि इन दिस वीडियो यू हर्ड अबाउट टू टर्म्स, राइट, एक तो था सेंट्रलाइज्ड, जो कि हमने सेंट्रलाइज्ड चीज़ें देखी कि कैसे होता है, और दूसरा था पीयर टू पीयर। ओके, तो अगले वीडियो में ये दोनों के बारे में और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। और एक टर्म भी है डिसेंट्रलाइज्ड। डिसेंट्रलाइज्ड मीन्स देयर इज नो सेंट्रल पॉइंट ऑफ अथॉरिटी। जैसे कि हमने जो डिसेंट्रलाइज्ड का था, ये जैसे कि सेंट्रल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट या सेंट्रल पॉइंट ऑफ कंट्रोल को हटा दिया था, उसको ही डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम बोलते हैं। तो ये तीनों के बारे में डिटेल में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये तीनों इंपॉर्टेंट है बिफोर jumping into the blockchain concepts. Okay, so till then, see you in the next video. Happy learning.